जय हिंद। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो है हमने चर्चा की थी इंडियन पॉलिटी या फिर भारतीय राज्य व्यवस्था के एक इम्पोर्टेंट विषय के बारे में, जिसका नाम था सुप्रीम कोर्ट। और आज हम इसी के दूसरे अध्याय हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय के बारे में जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे, इसको समझेंगे। इसको जो है दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय भी कहा जाता है। अब अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है? जो किसी अपने से ऊपर वाले के अधीन हो, यानी कि उसके अंडर में हो। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, ये पूरे देश के लिए है, पूरे देश की सर्वोत्तम न्यायिक सत्ता है। और हाई कोर्ट जो है हर एक राज्य की अलग अलग होती है ना। तो हाई कोर्ट क्या है, किसके लिए है? राज्य के लिए, राज्य की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता। और ये हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के नीचे है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के क्या कहलाएगी? अधीनस्थ। तो इसीलिए इसको अधीनस्थ न्यायालय भी जो है कहा जाता है। हमारे देश में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट हो, सबको अधीनस्थ न्यायालय बोला जाएगा, केवल सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च न्यायिक सत्ता है हमारे देश की। फिर यहीं पर जो है इसके बारे में संविधान के भाग 6 में और अध्याय 5 और 6 के अनुच्छेद 214 से 237 तक जो है हाई कोर्ट के विषय में जो है बताया गया है। और हाई कोर्ट को दोस्तों समझने के लिए जो है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था सुप्रीम कोर्ट वाले में, दो तरीके से इसको समझा जा सकता है। एक तो संरचना और कार्य क्षेत्र अधिकार, दो ही भागों में हम जो है इसको डिवाइड करके आसानी से समझ सकते हैं। तो संरचना कैसी होगी और उसके कार्य क्षेत्र अधिकार, यानी कि संविधान ने उस कोर्ट को क्या क्या अधिकार जो है प्रदान किए हैं। यहीं पर संरचना जो है दोस्तों, इसको 6 भागों में बांट दिया गया है और कार्य क्षेत्र अधिकारों को 5 भागों में बांट दिया गया है। तो सबसे पहला भाग है यहाँ पर संरचना का, न्यायाधीशों की संख्या। तो न्यायाधीशों की जो संख्या होती है हाई कोर्ट में, वो होती है दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य भी होते हैं। अब अन्य कितने होते हैं? ये जरूरत के हिसाब से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, इनकी संख्या तय की जाती है। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? तो नियुक्ति की प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश भी जो है कहा जाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश भी कहा जाता है किसको? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। तो राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश है हाई कोर्ट के, लिख देता हूं मैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए भारत के राष्ट्रपति एक तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से, और जिस राज्य के हाई कोर्ट के लिए मुख्य जज की नियुक्ति की जा रही है, उस राज्य के, यहाँ लिख देता हूं, संबंधित राज्य के राज्यपाल क्या होता है? गवर्नर। संबंधित राज्य के राज्यपाल से जो है सलाह लेते हैं और सलाह लेने के बाद इनको नियुक्त किया जाता है। और जो ये अन्य होते हैं, इनको कैसे नियुक्त किया जाता है दोस्तों? इनको नियुक्त किया जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर से। और जो ये मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के हैं, उसी राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी जो है यहाँ हाई कोर्ट के मुख्य जज, इन तीनों से जो है सलाह लेकर राय मशविरा करने के बाद हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको उतार लीजिए कहीं पर आप अपने नोटबुक में। फिर आता है न्यायाधीशों की योग्यताएं। अब योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए एक हाई कोर्ट का जज बनने के लिए? तो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वो है, पहला तो ये कि इंडियन होना चाहिए वो व्यक्ति। दूसरा, कम से कम 10 वर्षों तक जज के रूप में कार्य किया हो, ये अनुभव होना चाहिए। जज के रूप में काम किया हो कम से कम 10 वर्षों तक किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या
हाई कोर्ट से नीचे जो भी कोर्ट है उनमें। तीसरा, कम से कम मिनिमम लिख देता हूँ, मिनिमम 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में एडवोकेट यानी कि अधिवक्ता के रूप में भी काम किया हो। तो ये 3 मुख्य विशेषताएं यहाँ पर इनके अंदर जो है योग्यताएं होनी चाहिए। फिर यहीं पर जो है अगला पॉइंट आता है वेतन भत्ते और इत्यादि। वेतन भत्ते क्या होते हैं यहाँ पर, इनके जो भी वेतन इनके लिए संसद तय कर दे विधि द्वारा, इसको बोल सकते हैं आप संसदीय विधि द्वारा तय वेतन भत्ते इनको दिए जाते हैं। और एक बार इनका वेतन इत्यादि जो भी इनकी पेंशन वगैरह है, पेंशन तो रिटायरमेंट के बाद दी जाती है, तो ये सब तय होने के बाद उनमें कोई भी अलाभकारी बदलाव नहीं किया जा सकता। जैसे कोई भी बदलाव ऐसा नहीं किया जा सकता जिससे उनकी जो वेतन है उसमें कटौती हो। वो बढ़ जरूर सकते हैं लेकिन उनको कम नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता जो उनके लिए अलाभकारी सिद्ध हो। फिर आता है कार्यकाल एवं महाभियोग। अब कार्यकाल कितना होता है एक हाई कोर्ट के जज का? एक हाई कोर्ट के जज का कार्यकाल दोस्तों 62 वर्ष का होता है। अब इस 62 वर्ष से पूर्व, इस 62 वर्ष से पहले अगर वो चाहे तो खुद अपना त्याग पत्र दे सकता है। और उन महाभियोग यानी कि महाभियोग के तहत ऐसा समझिए, इनको एक महाभियोग प्रस्ताव रखा जा सकता है केवल संसद में। प्रस्ताव रखा जा सकता है और संसद के वही जैसे सुप्रीम कोर्ट में होता था, सुप्रीम कोर्ट में भी यही है। संसद में जो है प्रस्ताव लाया जाएगा और उस प्रस्ताव के तहत दोनों सदनों, संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों सदनों में बहुमत होगा और जितने भी लोगों ने मतदान किया होगा इस प्रस्ताव के लिए, उन मतदान का 2/3 अगर बहुमत हो जाता है तो प्रस्ताव ला दिया जाएगा और राष्ट्रपति जो है एक आदेश देंगे और उस आदेश के तहत हाई कोर्ट के जज को भी अपने पद से हटना होगा। लेकिन वो भी जो है संसद के एक ही सत्र में होगा और जो भी जज अपने पद से हटाए जा रहे हैं उनको भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। फिर यहाँ पर न्यायाधीशों पर कुछ प्रतिबंध भी होते हैं। अब प्रतिबंध क्या होते हैं यहाँ पर लिए न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, लास्ट पॉइंट है 6 इसका संरचना का। तो प्रतिबंध ये होता है कि जो भी न्यायाधीश, मान लीजिए वो नैनीताल हाईकोर्ट है हमारे उत्तराखंड में, नैनीताल हाईकोर्ट, अब कोई न्यायाधीश नैनीताल हाईकोर्ट में जो है काम कर चुके हैं न्यायाधीश के पद पर और वो यहाँ से हटते हैं या रिटायर होते हैं, तो उसके बाद वो नैनीताल हाईकोर्ट में कभी भी वकील का काम जो है नहीं कर सकते, वकालत नहीं कर सकते उसी हाईकोर्ट में जिस हाईकोर्ट से वो रिटायर्ड हुए हैं। किसी भी अन्य हाईकोर्ट नैनीताल के अलावा किसी भी, क्योंकि वो नैनीताल से रिटायर हो रहे हैं, ये एक उदाहरण है, जिससे भी वो रिटायर हो रहे हैं उसके अलावा किसी भी हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते हैं। फिर समझिए इसके कार्य क्षेत्र अधिकार क्या होते हैं। इनको 5 भागों में बांटा गया है और कार्य क्षेत्र अधिकार का पहला भाग है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसके पास कुछ ऐसे अधिकार हैं जिसके लिए प्रारंभिक जो क्रिया होंगी, जो गतिविधियां होंगी, वो हाई कोर्ट ही करता है। अब कैसे, जैसे विवाह का मामला है, कोई तलाक का मामला है और नौकाधिकार का मामला है और यहाँ कोई कंपनी का मामला है, या फिर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की भी अवमानना करते हैं ना बहुत से लोग। जैसे हाई कोर्ट ने मान लीजिए किसी को कोई आदेश दिया और वो उस आदेश को ना माने तो वो हाई कोर्ट की अवमानना हुई। तो अवमानना इन सभी क्षेत्रों में जो है, इन सभी मुद्दों में या मुकदमों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किसके पास है? हाई कोर्ट के पास। और यहाँ पर जो है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों में जो है हाई कोर्ट सख्ती बरत सकता है और मौलिक अधिकारों का अगर कोई सत्ता हनन करती है तो उस सत्ता से जो है उसको अधिकार उसके छीन सकता है और जैसा भी उसको ठीक लगे वैसा निर्णय यहाँ पर
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत वो ले सकती है हाई कोर्ट। फिर यहीं पर आ जाता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपील, इसमें जो है किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ अपील की जा सकती है। जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अंडर जितने भी आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या उससे नीचे वाले कोर्ट, उन सभी कोर्ट्स के खिलाफ अपील इसमें की जा सकती है, फौजदारी के मामलों में भी और दीवानी मामलों में भी। दीवानी मामले क्या होते हैं? संपत्ति वाले, संपत्ति। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर संपत्ति का मामला 5 लाख रुपए की संपत्ति से अधिक का मामला है तो उस मामले में जो है अधीनस्थ जो कोर्ट होगा उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। अच्छा, यहीं पर जो है फौजदारी का मामला भी होता है। फौजदारी क्या होती है? जो मैंने अभी आपको बताया, फौजदारी वो होती है जैसे कोई अधीनस्थ न्यायालय है, हाई कोर्ट से नीचे वाला कोर्ट, और वो अभियुक्त को मौत की सजा दे दे या फिर उनको मृत्युदंड दे दे, तो अपील जो है की जा सकती है अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत हाई कोर्ट में। और यहाँ पर मुकदमों का हस्तांतरण भी किया जाता है। मुकदमों का हस्तांतरण क्या है? यहाँ पर हस्तांतरण अर्थात ट्रांसफर। अभी कोई छोटा लोअर कोर्ट है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या उससे नीचे का कोर्ट है, अभी उनके पास कोई मुकदमा है और उनको लगता है कि कोई जो कानून है, कानून की ऐसी कोई व्याख्या है जो पूरी की पूरी डिटेल में नहीं है या उसमें कुछ भी दिक्कत है, तो वो इस मामले को या इस मुकदमे को ट्रांसफ़र कर देंगे, हस्तांतरित कर देंगे हाई कोर्ट में। और अगर हाई कोर्ट को भी ऐसा लगता है कि ऐसा कोई मामला चल रहा है तो वो खुद भी अपने पास उस मामले को ट्रांसफ़र करके मंगवा सकता है और उसको सॉल्व करके वापस उनको भिजवा सकता है या खुद भी उसका निर्णय कर सकता है। जैसे वो होता है ना कि कोई सवाल जो है आपसे हल नहीं हुआ और आपने अपने सीनियर को दे दिया और उसने हल करके आपको पकड़ा दिया, तो वही है यहाँ पर भी, वो हल करके नीचे वाले कोर्ट को वापस दे देंगे कि भाई अब जो है आप इसका फैसला सुना दो, या फिर खुद भी अपना फैसला जो है सुना सकते हैं। फिर यहीं पर आता है प्रशासकीय अधिकार। प्रशासक के रूप में भी जो है यहाँ पर हाई कोर्ट काम करता है। वो कैसे काम करता है? जो भी इसके अधीनस्थ न्यायालय या फिर कोर्ट होंगे, जो भी इसके नीचे वाले कोर्ट होंगे, लोअर कोर्ट, उनमें जो है कर्मचारियों की नियुक्ति, पदों की उन्नति यानी कि उनका प्रमोशन करना, छुट्टियां, इन सब चीज़ों में जो है हाई कोर्ट तय कर सकता है। इन सब चीज़ों को हाई कोर्ट ऐसे नियम बना सकता है। तो ये उनके ऊपर क्या है, एक तरीके से प्रशासन कर रहा है, उनके ऊपर शासन कर रहा है। तो प्रशासक की जो है भूमिका यहाँ पर हाई कोर्ट निभाता है। और राज्य में जो है ये अपील का सबसे उच्च न्यायालय नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट भी है जहाँ पर अपील की जा सकती है। केवल अपील को छोड़कर हाई कोर्ट से ऊपर भी जो है अपील की जा सकती है। अदरवाइज जो है राज्य की जो सर्वोच्च न्यायिक सत्ता है वो हाई कोर्ट ही है। फिर यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय एक पॉइंट है लास्ट वाला। तो अधीनस्थ न्यायालय यहाँ पर इसलिए भी जो है, मैंने आपको शुरू में बताया था जैसे, तो अधीनस्थ ये भी सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ है, उससे लोअर है। तो अधीनस्थ न्यायालय में जो है हमारे संविधान में इनको एक मुख्य भूमिका, इनको जो है कार्यपालिका से जो है अलग रखा गया है। कार्यपालिका से अलग क्यों रखा गया है? क्योंकि जो हम जैसे लोग होते हैं, जो छोटे गांव तबके के लोग हैं, वो ज़्यादातर कहाँ जाएंगे? छोटे न्यायालयों में, जैसे किसी भी एरिया का कोर्ट हो गया या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। तो ये सब अधीनस्थ न्यायालय हैं और इनको जो है ग्रामीण क्षेत्र हो गए या फिर जो जनता हो गई, वो ज़्यादातर टच में किससे रहती है? लोअर कोर्ट से। तो इनको जो है एक कार्यपालिका से अलग रखा गया है और अलग रखने का भी यही एक मुख्य कारण है यहाँ पर। फिर इनसे जो है कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी समझ लीजिए। भारत में जो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, भारत में हाई कोर्ट की कुल कितनी संख्या है? तो वो है 25। अभी तक भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। संपत्ति का अधिकार जो है उसको प्रेजेंट में क्या बोला जाता है? वैधानिक अधिकार, और इंग्लिश में बोलते हैं लीगल राइट। और हाई कोर्ट जो है इसकी रक्षा के लिए रिट माने होता है परम आदेश जारी कर सकता है। और हाई कोर्ट के पास परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार क्या होता है? जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये अधिकार होता है परामर्श वाला। इसके तहत क्या होता है? राष्ट्रपति कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जो है
परामर्श मांगता है किसी भी ऐसे मुद्दे पर जो उसको लगता है कि ये सार्वजनिक है, और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस पर परामर्श जो है दे सकता है और ना चाहे तो नहीं भी दे सकता। सुप्रीम कोर्ट की मर्जी यहाँ पर चलती है, लेकिन हाई कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं होता परामर्श देने का। अब हाई कोर्ट का जो जज होता है वो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है, तो उसका आंसर है राष्ट्रपति को। और एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन कब हुआ था, तो सन 1866 में। और सुप्रीम कोर्ट से पहले किस हाई कोर्ट ने 3 तलाक को इलीगल करार दिया था, इलीगल कहा था, तो वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। नोट कर लीजिएगा। और हमारे देश में जो 25 हाई कोर्ट्स हैं, इनकी पूरी पूरी लिस्ट में आपको दे दूंगा, इनका गठन कब हुआ था और कौन कौन सा वो कोर्ट का नाम है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट, नैनीताल हाई कोर्ट, तो मैं सब दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, एक पीडीएफ मिल जाएगी आपको। और इससे संबंधित जो मुख्य मुख्य अनुच्छेद हैं 214 से 237 तक, सभी अनुच्छेद किस विषय से संबंधित हैं वो भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट वाली वीडियो आपको जो है नहीं देखी आपने, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो पहले ज़रूर देखिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो और कैसा आपको जो है समझ में आया या नहीं आया, वो भी कमेंट में बताएं कि अगर कुछ गलती होती है तो उसको सुधारा जा सके। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।